हेलो एवरीवन। चलो ज्यादा उधर की बातें करेंगे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अगर आपने होमवर्क रेगुलरली किया है ये लेक्चर देने देखने के पहले, तो ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं। इट इज वेरी इजी। इजी सम्स जो सम्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ या ये वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, वैसा वाला सम्स मैंने ऑलरेडी आपको मोर और लेस करा दिया है। तो इसलिए मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा गाइस, प्लीज अपना होमवर्क अप टू डेट रखो। आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो। आई हैव सेड यू वेरी क्लियरली। अगर आप बिना होमवर्क किए ऐसे ही मुंह उठा के बैठ जाते हो वीडियो देखने के लिए, तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इससे अच्छा आप वीडियो मत देखना। ओके, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा। गेटिंग नॉट? चलो, तो एक बार फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक आधा क्वेश्चन मैं आपको एज यूजुअल जैसे होमवर्क देता हूँ दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट द फॉलोइंग। मिस्टर रमन is the co-owner of the house property along with his brother. What is co-owner? Co-owner का मतलब क्या होता है? रमन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, मतलब पूरा मालिक इन द सेंस नहीं है। उसके साथ उसका भाई भी जॉइंट ओनर है। होता है ना, एक घर के दो ओनर हो सकते हैं। तो उसका भाई क्या है? जॉइंट ओनर। उसके बाद वी हैव म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये आपके जीएबी कैलकुलेशंस में काम आ सकता है। फेयर रेंट सेम जीएबी कैलकुलेशन में काम आएगा। स्टैंडर्ड रेंट सेम जीएबी कैलकुलेशन में काम आएगा। रेंट रिसीव्ड ये भी कैलकुलेशन देखो 15,000 पर मंथ है। तो आप जब जीएबी कैलकुलेशन करोगे तो 15,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ करना पड़ेगा आपको, जितने महीने के लिए भाड़े पे दिया है उतने महीने। The loan for the construction of this house property is jointly taken and the interest charged by the bank is rupees 25,000। क्या बोला है? ये घर को बांधने के लिए दोनों भाइयों ने लोन लिया। कितने का लिया? जो भी अमाउंट नहीं दिया है लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। अपने को वैसे में भी इंटरेस्ट का अमाउंट मैटर करता है। तो उसने लोन कितने अमाउंट का लिया है? सॉरी, लोन नहीं, इंटरेस्ट कितने अमाउंट का पे किया है? इंटरेस्ट उसने पे किया है 25,000 रुपीज का, आउट ऑफ विच रुपीज 21,000 हैव बीन पेड। देखो, लोन के केस में मैंने आपसे कहा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो ड्यू हो, पेड हो, अनपेड हो, जितना भी अमाउंट है उसका टोटल लेना पड़ता है। ये लोग बोल रहे हैं कि 25,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 21,000 पे किया। तो सवाल कि आप आपके मेन फॉर्मेट में 25,000 इंटरेस्ट लिखोगे या फिर 21,000 इंटरेस्ट लिखोगे, ये होता है सवाल। आपको आपके मेन आंसर के फॉर्मेट में इंटरेस्ट लिखना है 25,000 का, दैट इज टोटल इंटरेस्ट जितना भी है उतने का उसको लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट 21 लिख 25 लिखना है, 21। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? टोटल इंटरेस्ट 25,000 था, जिसमें 21,000 का ही उसने इंटरेस्ट पे किया। 4,000 रुपए इंटरेस्ट उसने कम पे किया। तो भाई वो 4,000 के ऊपर 450 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्या आप आपका हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व करते टाइम इंटरेस्ट का जो वैल्यू लिखते हो वहां पे ये 450 लोगे क्या? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना अलाउड है क्या? आंसर इज नो। तो ये 450 का आपके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and the interest charged on this loan is rupees 5,000। मतलब उन्होंने जो जूना लोन लिया ना, जिसके ऊपर ऑलरेडी 25,000 का इंटरेस्ट लग चुका है, उसको उन्होंने रीपे करने के लिए कुछ सर्टन एडिशनल लोन लिया। मतलब और वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा? 5,000। तो जो लोन
उन्होंने अभी लिया, क्या रीजन के लिए लिया? लोन, जुने वाले लोन को पे करने के लिए लिया। जुना वाला लोन लिया क्यों था उन्होंने? कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया था। तो भाई कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो उसका नया लोन है वो उसके हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही लिया है। तो ये जो 5,000 का इंटरेस्ट उसने नए वाले लोन पे पे किया, ये भी आपके इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। तो भाई आपका टोटल इंटरेस्ट कितना? टोटल इंटरेस्ट विल बी 30,000 रुपीज। गेटिंग? इसमें यही एक इंटरेस्ट वाला पार्ट थोड़ा सोचने लायक है, बाकी द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ रुपीज 5,100 have been paid by the tenants। टेनांट्स का मतलब क्या होता है? टेनांट्स का मतलब होता है भाड़ोतरी। यहाँ पे 5,100 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स किसने भरा है? भाड़ोतरी ने भरा है। देखो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेम्बर करके हमारे पहले हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर में सुना, जिसमें आपने क्या देखा कि भाई म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया तो ही आपके फॉर्मेट में आएगा। टेनांट ने या फिर भाड़ोतरी ने म्युनिसिपल टैक्स भरा है तो वो आपके मेन आंसर के फॉर्मेट में नहीं आता। तो भाई ये 5,100 भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने नहीं, यहाँ पे ओनर तो रमन एंड उसका ब्रदर था। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स भाड़ोतरी ने, टेनांट ने भरा है, इसलिए ये म्युनिसिपल टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। मिस्टर रमन हैज 50% शेयर इन द हाउस प्रॉपर्टी, इसका इफेक्ट एकदम लास्ट में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन। आपको सिर्फ मिस्टर रमन को कितना पैसा टैक्सेबल होगा वो कैलकुलेट करना है। ये आप याद रखना कि रमन का घर पूरे 100% नहीं है, उसका शेयर होल्डिंग सिर्फ 50% का है घर के ओनरशिप। तो जितना भी इनकम जनरेट होगा घर से, वो इनकम का 50% ही रमन के नाम पे आएगा और 50% किसके नाम पे जाएगा? उसके भाई के नाम। ओके, सिंपल सा सम है, ज्यादा कुछ इनकी बताने लायक नहीं है। बट स्टिल इफ यू फील एनीवेयर डाउट, ये 450 के इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट फील होता है, वहां पे आप मुझे फोन कर लेना। नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। ओके, चलो अभी मेन फॉर्मेट लिख लेते, फिर ये भी कैलकुलेशन फटाफट सब हो जाएगा। ये आपका मेन आंसर का फॉर्मेट है। नेम ऑफ असिसी मिस्टर रमन, क्वेश्चन से लिखा, स्टेटस असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, सारे सब में आप लोग सेम लिखते आए हो, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। फॉर्मेट बना ले फटाफट, आप लोग भी बना लेना मेरे साथ। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका जीएवी का फॉर्मेट रेडी हो चुका है। आई होप आपने भी फॉर्मेट मेरे साथ बना लिया होगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं फेयर रेंट कितना दिया है। देखो क्वेश्चन में आपके फेयर रेंट दिया है 1,50,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,60,000। वी कैन राइट इट डाउन। फेयर रेंट दिया है 1,50,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,60,000। इन दोनों का हायर हम लोग नीचे लिख लेते, तो इन दोनों का हायर आएगा 1,60,000। स्टैंडर्ड रेंट देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 1,70,000 है। तो यहाँ पे आके आप स्टैंडर्ड रेट लिख सकते हो 1,70,000 रुपए। फिर लोअर ऑफ सीएनडी, इन दोनों में लोअर कितना है? 1,60,000 नीचे आ जाएगा। एक्चुअल रेंट का वैल्यू महीने का, एक्चुअल रेंट देखो पर मंथ दिया है, रेंट रिसीव्ड एक्चुअल रेंट एक ही मतलब होता है। 15,000 पर मंथ दिए, और कितने महीने के लिए लेट आउट था ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये 12 महीने के लिए लेट आउट था। तो 15,000 इंटू 12 करोगे तो आपका अमाउंट कितना आता है? रेंट रिसीव्ड या
एक्चुअल रेंट का अमाउंट आएगा 1,80,000 का। कैलकुलेशन आप कर सकते हो आपके कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल रेंट लिख लिया 1,80,000 रुपीज का। तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या, इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर 1,60,000 और 1,80,000, इन दोनों में हायर कौन सा है, 1,80,000 रुपीज। तो ये 1,80,000 मेरे मेन आंसर के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलो लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने कैलकुलेट किया 1,80,000। इसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, देखो क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स पेड का एंट्री था, लेकिन हमने वो कट किया है। क्यों कट किया, क्योंकि वो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने नहीं, टेनांट ने भरा, भाड़ोत्री ने भरा, इसलिए हमने कट किया। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट डैश आ जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट लेना नहीं है। तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू बचेगा कितना, नेट एनुअल वैल्यू मेरा बचेगा 1,80,000 रुपए। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला एंट्री आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। 1,80,000 का अगर आप 30% निकालते हो आपके कैलकुलेटर के ऊपर, 54,000। नंबर 2, इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000 का एक इंटरेस्ट था टोटल, और नया वाले लोन के ऊपर इंटरेस्ट था 5,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 30,000। तो भाई इसको आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो, विच इज 84,000। यस नो, नाउ 84,000 हो गया। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज इनकम। तो 1,80,000 से 84,000 अगर आपने माइनस किया तो आपका नेट आंसर बचेगा 96,000 रुपीज का। ऐसा नो, चलो ये हो गया मेरा 96,000 का हाउस प्रॉपर्टी से आया हुआ इनकम। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि 96,000 पूरा रमन को बिलोंग नहीं करता। रमन तो वो वाले घर का 50% ओनरशिप ही अपने पास रखा है, एडिशनल 50% तो उसके भाई के नाम पे है। तो ये 96,000, ये 96,000 में से आपको रमन का शेयर अलग करना है। तो वी कैन राइट इट डाउन, 50% शेयर ऑफ रमन। 96,000 का अगर आप 50% करते हो तो भाई आपका आएगा 48,000। डन, कितना आएगा, 48,000। तो ये आपका आंसर, सिंपल सा था। मैंने कहा ना ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सम है। आप खुद भी होमवर्क कर सकते थे, लेकिन क्या बार बार होमवर्क देना, इसलिए नहीं दिया मैंने। ओके, कॉपी कर सकते हो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ जीएवी का भी आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी डाउन कर सकते हो। ओके, चलो होमवर्क वाला सब फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, जिसमें 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, जिसमें से आपको 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के एडिशनल जो प्रॉपर्टी था उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानना था। सेम टू सेम वही वाले सारे इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ आपको वही वाले क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के ये सॉल्व करना है। जहाँ पे 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप तीनों का जीएबी गिनोगे,
जिसका लोवेस्ट जीएवी रहेगा वो आपके लिए डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा और बचा हुआ दो एसओपी में कंटिन्यू हो जाएगा। गेटिंग? बचा हुआ दो एसओपी में कंटिन्यू हो जाएगा। उस बेसिस पे आप सम सॉल्व कर सकते हो। कुछ डाउट रहा तो कॉल कर लेना। ये होमवर्क है, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम सम है एज क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ये सब मैंने रखा हुआ है। ओके, होमवर्क करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट बेसिक सम जैसा ही है आपका, बस फर्क इतना है कि इसमें आपको अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट के बारे में सीखने को मिलेगा। मैंने आपको जब मेन आंसर का फॉर्मेट लिखवाया था तो नीचे एरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट करके कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया था और कहा था कि भाई ये यूजुअली एग्जाम्स में उतना पूछा नहीं गया है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो भाई मैंने आपको वो आपके सिलेबस में रखा हुआ है करके। राइट है? चलो मैं आपको एक बार फॉर्मेट चाहे तो दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, देखो ये हमारा फॉर्मेट था, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें देखो मैं वेरी सॉरी, इसमें मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गेटिंग? तो ये वाला जो सब हम लोग अभी करने वाले हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे रिलेटेड टू द अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। ओके, चला बघूया कसं करायचंय। नाउ सबसे पहले अपना काम एज यूजुअल सिंपल, compute the income from house property for the following particulars in respect of new property owned by M which was let out from 1/4/2012। okay, name of assessee इसमें मिस्टर M है, क्लियर है। फेयर रेंट दिया है सर, जीएवी में काम आएगा, है ना? लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा तो जीएवी में काम आएगा। रेट सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, देखो ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब रेंट रिसीव्ड भी है, इसका मतलब आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी है। कितना है? 7,500 एक महीने का, 7,500 पर मंथ है। ओके, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड फॉर 10 मंथ ओनली ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ऑफ 2 मंथ। देखो क्या बोला है नीचे कि रेंट उसको सिर्फ 10 महीने का मिला क्योंकि क्योंकि घर 2 महीने के लिए खाली था। तो अगर आप इसको 7,500 इंटू 10 करोगे 75,000 ही आता है। देखो ये अमाउंट नीचे दिया है उन्होंने कैलकुलेट करके। तो आपका एक्चुअल रेंट का अमाउंट कितना होगा? एक्चुअल रेंट का अमाउंट होगा आपका 75,000 रुपीज। गेटिंग अ नॉट? गेटिंग अ नॉट? और एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सर अगर, क्या अगर मगर बोलो, कि अगर घर पूरे 12 महीने के लिए भाड़े पे नहीं है, मतलब 12 महीने से कम टाइम के लिए रेंट पे है, तो हम हमारे एक्चुअल रेंट के अमाउंट को ही जीएवी मान के चलते हैं। याद है क्या क्वेश्चन नंबर 2 का एडजस्टमेंट? और एक क्वेश्चन में भी आया था उसके बाद। आई होप आपकी मेमोरी पावर गजनी से तो अच्छी है। ओके, तो आपका जीएवी का कैलकुलेशन में आपको जीएवी मिलेगा कितना? आंसर 75,000। लेकिन भाई फॉर्मेलिटी है, लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया है, पेड है ना, मतलब ये आपके मेन आंसर के फॉर्मेट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपके मेन आंसर के फॉर्मेट में आएगा 23,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1/4/2012 20,000, ये भी आपके मेन फॉर्मेट के सॉल्यूशंस में
आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट है, अभी का हो या पहले का हो, कभी का भी हो, पे किया तो आएगा। तो इंटरेस्ट आप टोटल कितना लिखोगे? इंटरेस्ट आप टोटल लिखोगे 43,000 रुपीज, राइट। आगे कलेक्शन चार्जेस नहीं आएगा सर, अपने फॉर्मेट में जगह नहीं है कलेक्शन को लिखने के लिए। अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम्ड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर बट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, ये आपके लिए है न्यू एडजस्टमेंट। व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट? लाइक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, आपके अकाउंटिंग की भाषा में इट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो रेंट पहले आपके भाड़ोत्री ने, टेनांट ने दिया नहीं था, वो उसने अभी दिया, तो दिया तो इनकम हुआ ना, तो इनकम को तो दिखाना पड़ेगा। तो वही है, कैसे दिखाना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद भी है एरियर्स ऑफ रेंट फॉर अर्लियर ईयर। एरियर्स का मतलब ये भी नया है आपके लिए। एरियर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि देखो कोई अगर इनकम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ड्यू होता है, उसको आप एरियर्स कहते हो, एरियर्स ऑफ इनकम। लाइक सब मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, काला गीला वाला, आई रिमेम्बर, बट स्टिल मैं आपको बोल देता हूँ। समझो मेरे काले के ओनर ने मुझसे कहा कि सर आपका रेंट बढ़ाना है, कितना करना है? अभी आपका रेंट 9,000 है, अब आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने से 10,000 दूंगा। उसने कहा सर अगले महीने से नहीं, मैं रेंट बढ़ाने का सोच रहा था जैन 2020 से। तो आपको जैन 2020 से जून तक, मतलब अभी तो जून चालू है, जून तक आपको 10,000 के हिसाब से पे करना था, लेकिन आपने 9,000 ही दिया। तो हजार रुपया आपका ड्यू पेंडिंग है जैन से, बराबर है। तो वैसे केस में मुझे उसको जैन से लेके जून तक का जो हजार रुपया मैंने कम दिया वो पे करना पड़ेगा, और वही हजार रुपए आपको एरियर्स ऑफ रेंट में काउंट होता है। एट द एंड ऑफ द डे इनकम है, लेना है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट अलग तरीके से आता है, बाकी सब कुछ सेम है। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी सर नाही येणार, उडवून टाका। ग्राउंड रेंट पेड नहीं आएगा, काट दो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, देखो एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, क्या ये जो उसको अनरियलाइज्ड रेंट मिला है ना 11,000 रुपए का, ये रेंट को ये रेंट को कमाने के लिए उसको 3,500 रुपए खर्च करना पड़ा। 3,500 रुपए खर्च करना पड़ा। ये उसने प्रॉपर्टी पे नहीं खर्चा किया है, ये तो भाई उस पर्टिकुलर अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए खर्चा किया। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। समझो वो मेरा जो भाड़ोत्री था, टेनांट था, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गया। उसका पिछले 3 महीने का भाड़ा बाकी था। मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा निकाल के रहूंगा, उसको ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उसको ढूंढा, उसके गांव गया, गांव से उसको ढूंढ के पकड़ के पैसा वसूल किया। तो भाई उसके गांव जाने में, आने में, ढूंढने में, पकड़ने में कुछ खर्चा हुआ रहेगा ना, वो एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर क्लेम होगा क्या? हाँ, आप लॉजिकली सोचो, होना चाहिए ना। ये 11,000 रुपए का रेंट कमाने के लिए उसने 3,500 का खर्चा किया। तो ये 11,000 में से 3,500 माइनस होके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग लेंगे। मतलब 11,000 माइनस 3,500 करोगे तो कितना अमाउंट बचता है? तो मेरे हिसाब से आपका वैल्यू बच रहा है समवेयर अराउंड, तो आपका वैल्यू बच रहा है 7,500। तो आप अनरियलाइज्ड रेंट लिखोगे कितना? आप अनरियलाइज्ड रेंट लिखोगे 7,500। गेटिंग? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्लिक होना जरूरी है। गेटिंग? स्टार स्टार मार्क कर रहा हूँ। आगे बढ़े। तो अभी अभी तो सिंपल सर, सबसे पहले मेन फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद ये भी कैलकुलेशन का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चला चला, तुम्ही पण ड्रॉ करा, मी पण ड्रॉ कर। चलो मेन आंसर का फॉर्मेट बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वर्किंग नोट नंबर 1, तो अपन अभी बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। लेट्स
कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GAV फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये मेरा मेन फॉर्मेट, ये मेरा फॉर्मेट बन गया कैलकुलेशन ऑफ जीएबी का। तो भाई फटाफट खाली अमाउंट कॉपी डाउन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या अमाउंट अवेलेबल है अपने पास। क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ फेयर रेंट है और एक्चुअल रेंट है, बाकी कोई भी चीज उन्होंने क्वेश्चन में आपको अवेलेबल नहीं किया है। तो फेयर रेंट का अमाउंट आई बिलीव 60,000 था, राइट। फेयर रेंट का अमाउंट है 60,000 रुपीज। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया नहीं है सर, तो इन दोनों में से हायर क्या आ जाएगा, इन दोनों में से हायर आ जाएगा 60,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, तो ये डैश आ जाएगा। फिर भाई इन दोनों में से लोअर कंटिन्यू होगा 60,000 रुपीज, कंटिन्यू होगा, सॉरी, कंटिन्यू होगा 60,000 रुपीज। एक्चुअल रेंट कितना बोला है 75,000। मैंने कहा रेंट अगर प्रॉपर्टी अगर खाली रहेगा या 12 महीना पूरा भाड़े पे नहीं रहेगा, तो वही जितना आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 75,000। ओके डन। नाउ ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम हमारे मेन आंसर के फॉर्मेट पे उतार सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 75,000 लेस municipal taxes paid, municipal taxes paid। क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल टैक्स का वैल्यू कितना बोला है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड सिर्फ 14,400 बोला है। तो कम एंड राइट डाउन 14,400। अभी आप 75,000 में से जब आप 14,400 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, वो है आपका नेट एनुअल वैल्यू। चलो कैलकुलेटर को निकालो बाहर और 75,000 में से माइनस करो 14,400 को, तो ये बच रहा है मेरा 60,600। कितना बच रहा है 60,600। नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला, सर पहला क्या लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। 60,600 का कैलकुलेटर पे 30% निकालो, ये आता है 18,180। नंबर 2 इंटरेस्ट फॉर द ईयर। देखो इंटरेस्ट में मैंने आपको दो इंटरेस्ट ऐड करके लिखने के लिए कहा था, 23,000 और 20,000। 23,000 प्लस 20,000, तो मेरा इनर कॉलम में कितना आएगा 43,000 आएगा। 43,000 आ गया। नाउ अब मुझे बताओ आउटर कॉलम में वैल्यू कितना जाना चाहिए सर, आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा आपका 43,000 प्लस 18,180, 36,360। कितना आ रहा है 36,360 आउटर कॉलम में आया। इसको आपसे एनएवी, इसको आपने एनएवी से माइनस किया तो आपको मिला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ रहा है देखो 36,360 माइनस 60,600, 24,240, राइट डन। ये तो भाई रेगुलर सम है, आपने अभी तक जो सम्स किया उसमें ये सब पार्ट किया है आपने। इसके आगे आपको करना है एडिशनल पार्ट, दैट इज एड अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में कितना था सर 11,000 था, लेकिन 3,500 खर्चा किया उसने, तो बचा मेरे पास 7,500। वेरी सॉरी, बचा मेरे पास
7,500। देन उसके बाद क्वेश्चन में एरियर्स ऑफ रेंट भी था। देखो एरियर्स ऑफ रेंट का वैल्यू कितना है, देखो 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 किधर गया। हाँ, एरियर्स 8,000 का एरियर्स है। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 8,000 का एरियर्स लिख लिया। इन दोनों का टोटल अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा टोटल 15,500। सिर्फ इसमें से ये जो 15,500 है, इसमें से सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। तो भाई 15,500 का 30% अगर आप निकालते हो तो 4,650 माइनस होके आउटर कॉलम में बचेगा मेरा 10,850। गेटिंग अ नॉट, कितना आ रहा है 10,850। आपने सिर्फ ये वाले सम में इतना पार्ट जो था नया किया, ये वाला पार्ट पूरा। ये वाला पार्ट आपके सम में नया है। ये तो मैंने सर्कल किया या आपको एक्सप्रेस दिखाने के लिए किया, आपकी नोटबुक में गोल 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 मत बना देना, मार्क हो। ओके, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि इतना एक्स्ट्रा किया, जिसमें हमने अनरियलाइज रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट लिख लिया और उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कैलकुलेट करके बचा हुआ आउटर कॉलम में लिखा। तो भाई मेरा कुछ फाइनल आंसर बचेगा, फाइनल आंसर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ रहा है बोलो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऊपर मेरा 24,250 था और इसका आया 10,850। तो बचेगा कितना, 10,850 प्लस 24,250, 24,240। तो भाई मेरा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है 35,090। सिंपल झालं काय, सिंपल की नाही, कळलं तुम्हाला। सिंपल, सिर्फ जो नॉर्मल हमने यहाँ तक सम्स तो कैलकुलेट करना सीखा ही था, सिर्फ इतना पार्ट ऐड होके आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। बाकी कुछ भी सम में नया नहीं है, सेम सम है, एवरीथिंग इज सिमिलर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अभी आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको थोड़ा कॉपी करने लायक बना के देता हूँ। ये आपका मेन आंसर का फॉर्मेट, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो या लेक्चर को पॉज करो, कॉपी करो, या फिर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो भाई खुद से सॉल्व करो, लास्ट में आपका आंसर कंपेयर कर लेना। सिंपल सी बात है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखना है, ये देखो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू खुद से कर सकते हो, बट ठीक। चलो हो गया, चलो अभी आपको मैं होमवर्क देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा हूँ होमवर्क में गाइस। अभी मुझे तो याद नहीं है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराया है कि नहीं कराया है करके, स्टिल एज्यूम करके मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो फटाफट। प्रीतम ऑक्यूपाइड 2 फ्लैट फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। उसके पास 2 फ्लैट है, वो दोनों उसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। मतलब दोनों घर उसने खुद के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया। और मैंने आपसे कहा था अब तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी कैलकुलेट करने का नहीं, सीधा सीधा मेन आंसर का फॉर्मेट बनाओ, उसमें जीएवी नील लिख दो क्योंकि दोनों का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बाकी सब कॉलम डैश आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा जो दिया है वो लिखो। देखो तो यहाँ पे आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एवरीथिंग सब कुछ यूजलेस हो जाएगा,
सिर्फ आपके मेन आंसर के फॉर्मेट में एक ही एंट्री आएगा, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बोरोड। इसका अभी फ्लैट 1 का 40,000 है, फ्लैट 2 का तो नील है, एक ही एंट्री, बाकी कुछ भी नहीं। मैटर ऑफ 2 मिनट्स टू सॉल्व द सम, मैटर ऑफ 2 मिनट्स। मैं जस्ट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। आई थिंक सो कि हमने सारा क्वेश्चंस कवर किया है, बट स्टिल एक बार हम पहले से मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस हमने ट्राई आउट किया करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यस। 2 हो गया, यस। 3 भी हो गया, 4, हाँ 4 मैंने सिखा दिया आपको पिछले लेक्चर्स में। 5 अभी किया। क्वेश्चन नंबर 6 कुणाल वाला होमवर्क दिया था मैंने, 7 मैंने कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 किया है। क्वेश्चन नंबर 12 किया है। क्वेश्चन नंबर 13 को ये भी किया है आई बिलीव। क्वेश्चन नंबर 14 अभी होमवर्क दिया मैंने, और क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ है आई बिलीव गाइस। वी डन विद द लेसन इनकम फ्रॉम एचपी। आई थिंक अपना सारा सम्स कवर हो चुका है। कुछ सम्स मैंने किया है तो कुछ सम मैंने आपको होमवर्क दिया है, बट फिर भी आप अपने क्वेश्चन पेपर, अपने क्वेश्चन शीट को अपने आंसर सबसे क्रॉस वेरीफाई कर लो कि सारा क्वेश्चन कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको करा के दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लेसन खत्म कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये लेसन रिपीट नहीं होगा, वापस नहीं आएगा, हो गया तो हो गया। ये सारा लेसन जो आप अभी सीख रहे हो वो हमारे लास्ट वाले लेसन में एक्यूमुलेट होके रिपीट होगा। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, साथ साथ में भूल जाओगे तो भाई आपके लिए नुकसान रहेगा। तो मेक श्योर करना कि आप इसको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना। मैं टेस्ट लेता रहूंगा बीच बीच में ताकि आप चीजों को याद रख सकें। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी तो मैंने शेयर किया है, अगर आपने उसका जेरॉक्स लिया है तो भी दैट्स फाइन। ओके ओके, तो वी डन विद इनकम फ्रॉम एचपी। अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में मैं आपको नया लेसन पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।